पश्चिम बंगाल में बीते दिनों जो हुआ उसने पूरे देश के संविधान को हिलाकर रख दिया। सेंट्रल एजेंसी केंद्रीय जांच एजेंसी बनाम ममता बनर्जी और उनकी पुलिस। लेकिन जब यह मामला पश्चिम बंगाल की अदालत में पहुंचा, कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचा, तो किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि जो ममता बनर्जी अपनी ताकत का और शक्ति का प्रदर्शन केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के खिलाफ कलकत्ता में दिखा रही थी, वही शक्ति प्रदर्शन अदालत के भीतर भी दिखा देंगी। आखिरकार ऐसा ही हुआ। ममता बनर्जी पूरी तरह से संविधान को तार तार कर रही हैं। केंद्रीय एजेंसी से लेकर राज्य में अदालतों तक को ममता बनर्जी ने कामकाज करने से पूरी तरह से रोक दिया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर आईपैक के साथ ममता बनर्जी का क्या रिश्ता है? आईपैक के भीतर छुपे हुए वो कौन से घोटाले को रोकने का प्रयास ममता बनर्जी कर रही हैं, जिसके चलते उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट तक में हड़कंप मचा दिया। पूरी कहानी पहले मैं समझाता हूं, आखिर हुआ क्या और क्यों कलकत्ता हाईकोर्ट में हड़कंप मचा। 8 जनवरी की सुबह जब ईडी ने आईपैक के 10 ठिकानों पर छापेमारी की, इनमें से 4 ठिकाने दिल्ली पर थे, 6 ठिकाने कलकत्ता में थे और इन ठिकानों में आईपैक के जो डायरेक्टर हैं प्रतीक जैन, उनका दफ्तर और घर भी शामिल था। अब आईपैक आपको याद होगा कि वही निजी कंपनी है, पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कंपनी है, जिसके मुखिया कभी प्रशांत किशोर होते थे। और ऐसा नहीं है कि यह कंपनी सिर्फ ममता बनर्जी के लिए काम कर रही है। इस कंपनी ने 2013-14 में भारतीय जनता पार्टी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए भी काम किया था, कांग्रेस के लिए भी काम किया है, डीएमके के लिए भी काम किया है। लेकिन 2024 आते आते जब प्रशांत किशोर ने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की, तो उन्होंने आईपैक का दामन छोड़ दिया और प्रतीक जैन को आईपैक सौंप दिया। अब आईपैक पर आरोप क्या लगे? आईपैक पर हवाला कांड के आरोप लगे हैं और सीबीआई ने जो एफआईआर दर्ज की थी 2020 के आसपास, उसमें कहा गया कि जो कोयला घोटाला हुआ, कोयला घोटाला से जो पैसे यहां पहुंचाए गए आईपैक को हवाला के जरिए, और फिर इस पैसे का इस्तेमाल करीब 22 करोड़ रुपए साल 2022 में गोवा में भी टीएमसी के चुनाव में खर्च किए गए। इन आरोपों को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने यह रेड मारी थी 8 जनवरी को। लेकिन इस रेड को रोकने की पूरी कोशिश ममता बनर्जी ने की और ममता बनर्जी ने इस रेड को रोक भी दिया। लेकिन रेड को कैसे रोका? अदालत में जाकर नहीं रोका, किसी कानून के जरिए नहीं रोका, बल्कि रेड को अपनी सत्ता, ताकत और संविधान विरोधी ताकतों के जरिए रोका। जिस वक्त ईडी की रेड पड़ रही थी प्रतीक जैन के दफ्तर पर, ममता बनर्जी पहले अपने कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर को वहां पर भेजती हैं। पूरा उनका लाव लश्कर जाता है, हजारों पुलिसकर्मी जाते हैं, हथियार बंद वहां पर पुलिसकर्मी, और टीएमसी के पूरे कार्यकर्ता उस दफ्तर को घेर लेते हैं कि वहां से ईडी किसी भी तरह निकल ना पाए। इसके बाद ममता बनर्जी खुद वहां पहुंचती हैं और ईडी के सामने जो तमाम फाइलें ईडी ने जब्त की थी, उन फाइलों को ममता बनर्जी अपने काफिले पर रखवाती हैं। एक फाइल अपने हाथ पर उठाती हैं और पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क और फाइल लेकर वहां से चली जाती हैं। इस पूरे मामले में जो अब कानूनी कार्रवाई हो रही है, यह सब तो आपने देख लिया। अब मैं वो बताने जा रहा हूं जो कानूनी कार्रवाई हो रही है, उसमें ममता बनर्जी कैसे फंस रही है और अपनी इस मुसीबत से बचने के लिए ममता बनर्जी संविधान से लेकर अदालत तक हर किसी को अपनी ताकत से डरा रही हैं। ममता बनर्जी की तरफ से 2 एफआईआर दर्ज की गई। इसमें ईडी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और इसमें जो सीएपीएफ के जो फोर्स थे, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। जवाब में ईडी की तरफ से रिट याचिका दायर की गई है कलकत्ता हाईकोर्ट में, और इस रिट याचिका में सीधे तौर पर ममता बनर्जी के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने के आरोप में और जो एविडेंस जुटाए थे ईडी ने, उन्हें चुरा ले जाने के आरोप में एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। क्योंकि भाई अब वहां की जो पश्चिम बंगाल की पुलिस है वो तो एफआईआर दर्ज करेगी नहीं ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ, जाहिर सी बात है, इसके लिए आपको अदालत का ही दरवाजा खटखटाना था। तो ईडी ने भी वही किया। अब जिन धाराओं के तहत
ममता बनर्जी के खिलाफ मामला दर्ज होता या मामला दर्ज होगा, ये धाराएं वो धाराएं हैं जिनमें मिनिमम 7 साल की सजा का प्रावधान है। और अगर इन मामलों में एफआईआर दर्ज होती है तो ममता बनर्जी की तत्काल विदायगी चली जाएगी। ममता बनर्जी को तत्काल मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना होगा और हालात यहां पर प्रेसिडेंट रूल वाले भी बन सकते हैं। तो ममता बनर्जी ने अब क्या किया? क्योंकि सबूत ममता बनर्जी के खिलाफ है, पूरी वीडियो फाइलिंग है, ईडी पूरी कानूनी प्रक्रिया के साथ प्रतीक जैन के घर पहुंची थी। और इस बीच ममता बनर्जी, देखिए, जब ईडी की कहीं पर कार्रवाई होती है तब आप उस कार्रवाई को बाधित नहीं कर सकते, ना ही आप उस प्रमाइसिस के या उस प्रांगण के अंदर जा सकते हैं बिना इजाजत के। लेकिन ममता बनर्जी ने पुलिस का पूरा बल इस्तेमाल किया, हथियार बंद वहां पुलिसकर्मी गए और ममता बनर्जी उस प्रांगण में घुस जाती हैं, फाइलों को लूट लाती हैं और लेकर पद चली जाती हैं। यानी कि ममता बनर्जी ने बहुत जघन्य अपराध किया है और यह बात ममता बनर्जी को अब पता है कि वो कानूनी प्रक्रिया से नहीं बच सकती। इस मामले में जब 9 जनवरी को कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही थी तो जो काम प्रतीक जैन के घर के बाहर ममता बनर्जी ने करवाया वही काम उन्होंने अदालत में भी करवाया। अदालत के भीतर टीएमसी के समर्थकों ने इतना शोर शराबा किया, अदालत के भीतर इतना हड़कंप मचाया कि आखिरकार जो जज साहब थे उन्होंने याचिका सुनने से ही मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अदालत में क्या हो रहा है, किसकी आवाज आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा और प्रोसीडिंग जो है वो सही नहीं हो पा रही है। अदालत ने कहा कि अब हम इस मामले की जो सुनवाई है वो 14 जनवरी को करेंगे, यानी कि सीधे तौर पर सुनवाई टल गई और ऐसा ही ममता बनर्जी चाह रही थी। यह है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का तानाशाही रवैया। सवाल ये उठ रहा है ममता बनर्जी जो आरोप लगा रही हैं वो कितने सच है। ममता बनर्जी का कहना है कि ईडी के जरिए भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री, जो नेता हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह, वो ममता बनर्जी के उम्मीदवारों की लिस्ट, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की जो स्ट्रेटजी है उनको हथियाना चाह रही है। लेकिन जो छापा पड़ा है वो टीएमसी दफ्तर पर नहीं पड़ा है, जो छापा पड़ा है वो किसी पश्चिम बंगाल के नेता के घर पर नहीं पड़ा है। छापा पड़ा है एक निजी फर्म है, एक प्राइवेट संस्था है, प्राइवेट लिमिटेड आईपैक, उसके दफ्तरों पर पड़ा है, उसके डायरेक्टर पर पड़ा है। और ये प्रतीक जैन पश्चिम बंगाल में टीएमसी के आईटी सेल के प्रमुख भी हैं। इस तरह एक प्राइवेट फर्म को बचाने के लिए ममता बनर्जी ने पूरे संविधान को तार-तार कर दिया, पूरे कानूनों को धज्जियां उड़ा दी। संसद से लेकर, सड़क से लेकर अदालत तक ममता बनर्जी पूरे पश्चिम बंगाल को कैद कर चुकी है। अब अभी भी अगर पश्चिम बंगाल में केंद्रीय एजेंसियां, राष्ट्रपति शासन अगर सरकार नहीं लगाती है तो जाहिर सी बात है कि पश्चिम बंगाल में अब किसी भी तरह से जो निष्पक्ष चुनाव है होने वाले हैं 4 महीने में, उसकी उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। सवाल ये उठ रहा है कि सीधे तौर पर पश्चिम बंगाल की मुखिया कानून का उल्लंघन कर रही है, बावजूद उसके अब तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई? और ईडी ने कहां पर एफआईआर दर्ज करवा रही है? ईडी पश्चिम बंगाल में दर्ज करा रही है। अरे पश्चिम बंगाल में क्यों दर्ज कर रहे हैं भैया? आप दिल्ली से आए हैं, आप दिल्ली में एफआईआर दर्ज कराइए ना। आपको तो यह बात पता है कि पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी की पुलिस है, वो केंद्र सरकार की पुलिस नहीं है। तो आप पश्चिम बंगाल में एफआईआर दर्ज क्यों करा रहे हैं? क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो राजनीतिक माइलेज इस पूरे मामले से मिल रहा है एक पार्टी विशेष को, वो आप राजनीतिक माइलेज पहुंचाना चाह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार किए जा सकते हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गिरफ्तार किए जा सकते हैं, दिल्ली के दर्जनों मंत्रियों को गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। एफआईआर दर्ज करने की जरूरत क्या है? पश्चिम बंगाल में सीधे ईडी अपनी कार्रवाई में जो बाधा पहुंची है उसके लिए एफआईआर दर्ज करे, दिल्ली में सीबीआई में एफआईआर दर्ज कराए, सीबीआई, क्योंकि ये सीबीआई की एफआईआर पर ईडी की रेड पड़ी थी, और ममता बनर्जी को अरेस्ट कर लिया जाए।
ममता बनर्जी अगर अरेस्ट होने से खुद को रोकने के लिए पश्चिम बंगाल की पुलिस फोर्सेस का इस्तेमाल करती हैं, तो सेंट्रल फोर्सेस लगाए जाए, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और ममता बनर्जी को सीधे उठाकर जेल में डाल दिया जाए। यह हम इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। बस माहौल बन रहा है, ममता बनर्जी को तानाशाह दिखाया जा रहा है वो जो है, और कार्रवाई के नाम पर सिर्फ राजनीति हो रही है। लेकिन अदालत इसमें क्या फैसला सुनाएगी, यह अहम होगा। और अदालत के फैसले के बाद केंद्र सरकार का इसमें क्या रुख होगा, क्योंकि एक पूरा राज्य संविधान विरोधी हो चुका है। तो अब यहां पर केंद्र सरकार को इंटरफेयर करना होगा। रविशंकर प्रसाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ममता बनर्जी का तानाशाही रवैया नहीं रोका जा सकता। गृह मंत्री अमित शाह को पश्चिम बंगाल को लेकर निर्णायक फैसला अब लेना होगा। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ